Hello students, welcome to CR International online classes. How are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था एयर, और कल हमने इसी चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में और विंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या है? वायु में नमी का होना। जब क्या होता है कि जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो उस कारण जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वहां से जो वाटर है वो वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर की तरफ उठता है, जिसके कारण हमारी एयर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर का अमाउंट है बेटा उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ह्यूमिडिटी। देखिए बेटा, फिर से देखिए आप बुक में, व्हेन द वाटर इवापोरेट फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब जो पानी है इवापोरेट मतलब वाष्पित हो जाता है फ्रॉम लैंड धरती से एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज और अलग अलग जलाशयों से, इट बिकम वाटर वेपर, तो वो जल वाष्प का रूप धारण कर लेता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, और एयर में किसी भी समय जो मॉइस्चर होता है उससे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब एयर के अंदर किसी भी समय जो नमी की मात्रा है उसे हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कहते हैं। तो हम लिख देते हैं मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम is known as ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम आर्द्रता भी बोलते हैं। मतलब वायु, जब हमारी वायु में नमी होती है तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आगे देखिए बेटा, when the air is full of water vapor we call it a humid day। जब हवा, किसी भी दिन जो हवा होती है वो पूरी फुल हो जाए वाटर वेपर से, उसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प की मात्रा हो जाए, तो उसे हम एक ह्यूमिड डे, एक आर्द्र दिन बोलते हैं। एज अ एयर गेट वार्मर, और जब एयर जो है वार्मर हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, तो उसके अंदर वाटर वेपर को इंक्रीज करने की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब जो गर्म वायु होती है वो पहले पढ़ा था आपने, हल्की होती है, और गर्म वायु के अंदर पानी को ज्यादा अपने अंदर सोख लेने की कैपेसिटी होती है। सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, इस कारण वो ज्यादा से ज्यादा आर्द्र होती चली जाती है, क्योंकि वो गर्म एयर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, इस कारण वो और भी ज्यादा ह्यूमिड हो जाती है। ऑन ए ह्यूमिड डे, और जब एक आर्द्र दिन होता है, क्लोथ टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवापोरेट इजिली। तो क्या होता है, एक ह्यूमिड डे, जब एक आर्द्र दिन होता है ना, तो बेटे जो हमारे कपड़े हैं उनको सूखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हमारे कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि उस वक्त हमारी एयर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और उसमें और ज्यादा वाटर को इवापोरेट करने की, और ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। और उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी पर पसीना आता है तो वो भी जल्दी से नहीं सूखता है, एंड मेक अस फील वेरी अनकंफर्टेबल, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। When the water vapor rises, और जो वाटर वेपर, ये जो जल वाष्प है, राइजेस ऊपर की तरफ उठता है, इट स्टार्ट कूलिंग, तो ये ठंडा होना शुरू कर देता है। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर है आपके, जब वाटर वेपर आपके कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल बनते हैं आपके, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। इसके कारण आपके बादल बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब वाटर वेपर जो है जब वो ऊपर जाता है एयर में तो वो कंडेंस यानी संघनित होना शुरू हो जाता है, और वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आ जाता है, जिसके कारण आपके बादल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और जो कंडेंस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड कैसे बनते हैं? जब पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगती हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। क्लाउड्स क्या है? वो तो वाटर ड्रॉपलेट का समूह ही है। When
these ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, और जब ये पानी की बूंदें इतनी ज्यादा हैवी हो जाती हैं तो क्या होता है, टू फ्लोट इन द एयर, तो वो हवा में तैर नहीं पाती, देन दे बिकम डाउन इन द प्रेसिपिटेशन, तो वो वर्षण के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती हैं। मतलब ये जो वाटर वेपर थे आपके कंडेंस होने के बाद इन्होंने वाटर ड्रॉपलेट का रूप ले लिया। अब जब ये पानी की बूंदें बहुत ज्यादा हैवी हो गई तो ये प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण के रूप में पृथ्वी पर वापस आ गई। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द एयर लीव अ वाइड ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देखा होगा जो जेट प्लेन आपके आकाश में चलते हैं वो अपने पीछे एक वाइट, एक सफेद रंग की पट्टी को छोड़ते हुए जाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, क्या होता है वास्तव में उनके इंजन से जो नमी निकल रही होती है ना, जो जेट उड़ रहा है, जेट के इंजन से जो नमी निकल रही है वो कंडेंस होनी शुरू हो जाती है। वी सी ट्रेल of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। कह रहे हैं हम उस कंडेंस्ड मॉइस्चर को, जो वो व्हाइट पट्टी है, उसे हम कुछ समय तक देख सकते हैं। कब तक? जब तक कि वहां पर वायु नहीं होती जो कि उसे डिस्टर्ब कर दे। अगर हवा चलती है तो हम नहीं देख पाते, जब हवा नहीं होती तो हम उस व्हाइट पट्टी को देख पाते हैं। Precipitation that come down on the earth in a liquid form is called rain। वर्षण जो पृथ्वी पर पानी की बूंदों के रूप में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। Most of the ground water comes from the rain water। ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा भूमिगत जल है, जो हमारी पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है, वो सारा का सारा हमें रेन से ही मिलता है। Plants help preserve water when trees on the hillsides cut, the rainwater flow down and bare mountains can causes flooding of low-lying areas। कह रहे हैं जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी जल संरक्षण में मदद करते हैं। अगर कोई माउंटेन एरिया हो, कोई पर्वतीय इलाका है और वहां से हमने ट्रीज को कट कर दिया, तो ट्रीज कट करने से क्या होगा, जब वहां पर रेन होगी तो जो रेन वाटर है वो बहुत तेज स्पीड से बहता हुआ पर्वतों से नीचे आएगा। तो जो लो लेइंग एरियाज हैं, जो नीचे के प्रदेश है, वहां पर बेटा फ्लड आ सकती है, वो जो क्षेत्र है पानी में डूब सकता है। ऑन दिस बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और इसी क्रियाविधि के आधार पर जो हमारे रेनफॉल है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के हैं बेटा हमारे रेनफॉल? 3 टाइप्स के। वो देखिए आप, रेनफॉल कितने प्रकार के आपके? 3 टाइप्स के हैं ये रेनफॉल। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। 3 टाइप्स के रेनफॉल इन्होंने बताए, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 रेनफॉल हो गए। पहले हम बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की। साइक्लोनिक रेनफॉल, इस रेनफॉल में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप की वायु, मतलब एक तरफ से तो कोल्ड एयर आ रही है और दूसरी तरफ से हॉट एयर आ रही है, जब वो आकर मिलती हैं तो वहां पर बादल बन जाते हैं। देखिए आप, ये हमारी अर्थ की सतह है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एक तरफ से तो आ रही है आपकी कोल्ड एयर और यहां से अर्थ गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठ रही है आपकी हॉट एयर। ये दोनों एयर जब आपकी मिलेंगी तो यहाँ पर बादल बन जाएंगे और उसके कारण जो बारिश होगी उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहेंगे। ठीक है बेटा, साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब चक्रवातीय वर्षा। ये चक्रवाती वर्षा है, ये होगी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है आपका वो है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल या फिर हम इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये आपका सेकंड पार्ट है जिसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसमें क्या होता है आपकी कि जब आपकी जो कोल्ड एयर है, जो आपकी आर्द्र एयर है, जब वो ह्यूमिड जो एयर है ना जिसके अंदर नमी है, जब वो बह रही होती है, जब वो चल रही होती है तो उसके रास्ते में कोई पर्वत आ जाता है।
तो पर्वत जब आ जाता है तो पर्वत के सहारे सहारे ही ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण वहीं पर ही बारिश कर देती है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर आपकी, ये आपकी अर्थ है, यहाँ आपका माउंटेन है, ये आपके माउंटेन हो गए। और जो यहां से आपकी मॉइस्ट एयर आई जिसके अंदर बहुत नमी थी, मॉइस्ट एयर जब ये आई तो रास्ते में पर्वत आ गया, तो ये पर्वत के साथ साथ ही ऊपर उठनी शुरू हो गई। और जब ये पर्वत के साथ साथ ऊपर उठी तो क्या हुआ बेटे, यहाँ पर बादल बन गए और पर्वत की इसी साइड में ही बारिश हो गई। ठीक है, ये है आपकी रिलीफ रेनफॉल। अब हम थर्ड टाइप की रेनफॉल की बात करते हैं, वो कौन सी है आपकी, देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल। थर्ड टाइप कन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहनीय संवहनी वर्षा। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी जो अर्थ है हीटअप हो गई, अर्थ आपकी गर्म हो गई, यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है, गर्म ठंडी हवा नहीं मिली, तो इस अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के इस पार्ट के ऊपर जो जलाशय हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, या हमारी पृथ्वी में जो जल पाया जा रहा है वो इवापोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है और वहां पर बादल बन जाते हैं। ठीक है, और उसके कारण बारिश होती है। ऐसा ज्यादातर होता है आपके इक्वेटर पर, है ना, क्योंकि इक्वेटर पर जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण वहां से वाटर इवापोरेट होते हैं और क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। तो ये हो गई आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये तीन टाइप की रेनफॉल थी आपकी, साइक्लोनिक, रिलीफ और कन्वेक्शनल। अब देखिए बेटा आगे, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम सभी को पता है प्लांट्स एनिमल्स के लिए और मानव के लिए भी जो आपकी रेनफॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वाटर हम लिव नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट वाटर। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इसी के कारण पृथ्वी पर फ्रेश वाटर क्या, जिसे हम यूज कर सकते हैं, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, वो मिलता है हमें। इफ रेनफॉल इज लेस, अगर रेनफॉल लेस हो, रेनफॉल जो है आपकी लेस है, तो क्या होगा बेटे, वहां पर पानी की कमी हो रही है, तो मतलब वहां पर या तो आपका सूखा पड़ेगा वहां पर, या पानी की कमी हो जाएगी आपकी, स्कर्सिटी या फिर ड्रॉप। ठीक है, या तो वहां पर सूखा पड़ गया या वाटर की कमी हो गई। और यदि रेनफॉल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, वहां पर फ्लड आ सकती है, मतलब उस एरिया में बाढ़ आ जाएगी। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर, वर्षण के कुछ और भी रूप हैं, जैसे आपने देखा, एक तो रेन हो गई, एक तो बारिश हो गई जो लिक्विड फॉर्म में धरती पर आ रही है, दूसरी हो गई स्नो, स्लीट एंड हेल, मतलब ओले पड़ रहे हैं, स्लीट के बर्फ की परतें गिर रही हैं, है ना। ये अलग अलग जो फॉर्म है, इन सबको भी हम प्रेसिपिटेशन के अंदर ही मानते हैं, ये भी सब प्रेसिपिटेशन के ही रूप हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 4 एयर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। कल हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।